हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के आए हैं सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी या हम कहें कि एमपी बोर्ड में क्लास 10th की सोशल साइंस, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति में हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, सत्ता की साझेदारी का। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक रहेगा ये सोशल साइंस में लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन 2 रहेगा, जिसका नाम है संघवाद। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज जो देखने वाले हैं इसमें हम 2 चीजों को देखने वाले हैं। एक तो संघीय व्यवस्था के बारे में और दूसरा हम देखेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। इसमें दोस्तों हम संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण दोष क्या होते हैं, फिर संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, क्यों भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, इसके अपनाए जाने के कारण क्या रहे और क्या इसके लाभ हैं संघीय शासन व्यवस्था के। इसके बाद में एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर को हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम क्लास 10th की मैथ्स की वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साइंस की वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप हमारी प्लेलिस्ट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी और शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस को भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हमने शामिल किया है, हाँ ये तो आप देख ही लें कि आज हम किस चीज को प्रारंभ करने वाले हैं, तो संघवाद को प्रारंभ करने वाले हैं और यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद हम जल्दी से पार्ट 2 को भी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है संघवाद की परिभाषा को स्टूडेंट्स की संघवाद क्या है। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि भारत एक संघ है। अब यदि भारत एक संघ है तो आप समझ जाएं भारत कई राज्यों का संघ है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो भारतीय संविधान है, इसकी जो 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं स्टूडेंट, इसमें पहली ही अनुसूची में भारत को ही परिभाषित किया गया है। अब उसमें क्या लिखा होगा, तो प्रथम अनुसूची में लिखा होगा कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो स्टूडेंट, संघवाद का मतलब होता है कि जहां पर जो शक्तियां होती हैं, जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों और स्थानीय सरकारों को अलग अलग बटे होते हैं। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का वितरण कर दिया जाए या शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। शक्तियों का स्टूडेंट्स केंद्रीकरण भी होता है और विकेंद्रीकरण भी होता है। स्टूडेंट्स, एक शब्द होता है शक्तियों का केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लो पहले स्टूडेंट्स। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब कभी किसी देश में, या हम कहें कि जब कभी इस प्रकार की सरकार चलाई जाए जिसमें समस्त शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित कर दी जाए, मतलब केवल एक सरकार ही रखी जाए पूरे देश में, वही शासन व्यवस्था को चलाएगी, समस्त शक्तियां उसी के पास में होंगी। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को हम केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहते हैं और यही कहलाता है सत्ता का केंद्रीकरण। मतलब जैसे हम भारत में कहें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं तो ये कहलाता है, और केंद्र में अलग सरकार होती है तो स्टूडेंट्स ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब राज्यों की अलग सरकारें, स्थानीय सरकारें अलग। अब आप कहो कि स्थानीय सरकार स्टूडेंट, तो स्थानीय सरकारों का मतलब होता है ऐसी सरकारें जो स्थान विशेष पर होती हैं। अभी हम आपको बताएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में होती है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, और शहरी निकाय अलग होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से। ये स्थानीय सरकारें कहलाती हैं जिनको कुछ विषय या कुछ शक्तियां शासन द्वारा, संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं। वो उन पर कानून बनाती हैं, उन पर वो शासन करती हैं उन नियमों के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, तो शायद आप समझ गए होंगे। केंद्रीकरण मतलब होता है कि सत्ता की समस्त शक्तियां एक ही स्थान पर, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता की जो शक्ति है, जो विभाग है, ये अलग अलग सरकारों को सौंप दिए जाते हैं स्थानीय स्तर पर भी। ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो स्टूडेंट, हमने प्रारंभ किया था कि संघवाद क्या कहलाता है। तो संघवाद का मतलब क्या होता है कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें दोहरी सरकारें होती हैं, मुख्यतः केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अलग, ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण ना किया जाकर के सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, उसे हम संघवाद कहते हैं। या फिर आप ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के विभिन्न स्तरों में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया जाता है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ शासन के विभिन्न स्तरों में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, तो ये कहलाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है सत्ता का ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्व से आधार माने नीचे तक। तो यहाँ अपने भारत की शासन व्यवस्था में आप खुद देखो, सबसे ऊपर पूरे भारत की सरकार होती है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये हम आपको सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा बता रहे हैं। यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है समझाइए, तो आप इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हो या ये आप डायग्राम इस टाइप का बना सकते हो। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार और सबसे नीचे होती है स्थानीय सरकार। ये कहलाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ये केंद्र सरकार जो होती है ये पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालती है। जैसे हम कहें अपने यहाँ दिल्ली की जो सरकार होती है ये केंद्रीय सरकार कहलाती है। ये पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जो भी शक्तियां इसके पास होती हैं उसके अनुसार ये पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाती है। कौन? केंद्र सरकार। फिर स्टूडेंट्स अपने यहाँ भारत में क्या होता है, उसके नीचे स्तर पर जो होती है वो राज्य सरकारें होती हैं। आपको पता है भारत में भी यही व्यवस्था है, भारत में भी संघीय शासन स्वरूप को ही अपनाया गया है। तो ये राज्य सरकारें होती हैं जो राज्यों की शासन व्यवस्था को चलाती हैं। कुछ अधिकार इनको दे दिए गए हैं। अपन आगे अभी कौन से विषय या कौन से अधिकार केंद्र सरकार के पास है, कौन से राज्य सरकार की, अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट्स स्थानीय स्तर पर होती है या सबसे निचले स्तर पर होती है स्थानीय सरकार, क्योंकि मानव की अधिकांशतः जो आवश्यकताओं की जो जरूरतों की जो पूर्ति करती है वो स्थानीय सरकारें ही करती हैं। क्योंकि आप अपनी छोटी छोटी सी समस्याओं को लेकर के राज्य सरकार या सीधे दिल्ली केंद्र सरकार के पास आप नहीं जा सकते। तो आप अपनी छोटी छोटी सी समस्याओं का निराकरण कहाँ करते हो? स्थानीय स्तर पर करते हो। इसके लिए अपने यहाँ संविधान में स्थानीय सरकारों की व्यवस्था की गई है। अब स्टूडेंट्स इसको भी हम देख ही लेते हैं भारत का संघीय स्वरूप, फिर हम वहां पर पहुंचेंगे। बता क्या रहे थे हम कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है। तो संघवाद में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। यहाँ स्टूडेंट जो स्थानीय सरकार होती है इसको दो भागों में बांटा जाता है भारत में मुख्यतः। एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो ग्राम पंचायतों की शासन व्यवस्था को संभालता है, दूसरा होता है शहरी स्थानीय स्वशासन जो मुख्यतः शहरों की शासन व्यवस्था को संभालता है। अब हम कहें कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन स्टूडेंट्स इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ये होती है ग्राम पंचायत। ठीक है। इसकी जो दूसरी बड़ी इकाई होती है वो जनपद पंचायत होती है। कई ग्राम पंचायतों से मिलाकर के एक जनपद पंचायत बनती है स्टूडेंट्स। और इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है जिला पंचायत। कई जनपद पंचायतों को मिलाकर के जिला पंचायत बनती है। ठीक है। जिला पंचायत जनपद पंचायतों की निगरानी करती है, जनपद पंचायत अपने अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों की निगरानी करती है। अब इनका संगठन कैसे होता है, कैसे चुनाव होता है स्टूडेंट, तो यही कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यही 3 स्तर होते हैं, खासकर कहीं कहीं किसी राज्य में इसके 4 स्तर भी हैं, कहीं कहीं 2 स्तर पर भी होती है। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ मध्य प्रदेश की यदि हम चर्चा करें तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं जो शहरी स्थानीय स्वशासन होते हैं इनकी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नगर पंचायत। ये नगर पंचायत कैसे स्थानों पर होती है? ऐसे स्थानों पर जहां पर बसाहट बढ़ रही है, संक्रमणशील क्षेत्र हो रहा है, मतलब लगातार सीमेंट लोहे आदि के कार्य हो रहे हैं, इनका फैलाव हो रहा है, पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, कुछ उद्योग फैक्ट्री भी उन स्थानों पर छोटी छोटी चालू की जा रही है। तो गांव से नगर की ओर या शहर की ओर बढ़ने वाले जो स्थान होते हैं वहां पर नगर पंचायत होती है। शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है नगर पंचायत और नगर पंचायत से बड़ी होती है नगर पालिका और सबसे बड़ी इकाई होती है इसकी नगर निगम। नगर निगम के जो मुखिया होते हैं इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मेयर, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं महापौर। ये आपको एक अंक के क्वेश्चन में आ सकता है। तो यदि कभी प्रश्न आ जाए कि शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी इकाई तो नगर निगम, सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत और सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत। अब इनका गठन हम आपको एक अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें हम आपको इनका गठन कैसे होता है उसको हम समझा देंगे स्टूडेंट्स। ये भी आपके सिलेबस में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये कहलाता है स्टूडेंट सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा या सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो क्या होता है संघीय सरकार में या संघवाद में स्टूडेंट्स यही होता है, या संघात्मक शासन व्यवस्था में यही होता है। केंद्र की अलग सरकार होती है जो पूरे भारत की शासन व्यवस्था या पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालती है। स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें अलग होती हैं जो राज्य की शासन व्यवस्था को संभालती है और स्थानीय सरकारें स्थानीय स्तर पर लोकल में सत्ता को संभालती है या व्यवस्थाओं को संभालती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की संघवाद क्या कहलाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं संघवाद के अपोजिट या स्टूडेंट्स हम कहें कि संघवाद के विपरीत
क्या होता है, तो संघवाद के जो विपरीत होता है वो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। अब हम देख लेते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, एकात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाता है, मतलब सत्ता की समस्त शक्तियां किसके पास में होती हैं, केंद्र सरकार के पास में होती हैं या एक सरकार के पास ही होती हैं जो पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाती है। वैसे स्टूडेंट्स ये जो वाद शब्द होता है इसको हम एकात्मवाद भी कह सकते हैं या एकात्मक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। वाद का मतलब होता है एक विचार, ठीक है, और जो बाजू में संघ शब्द लिखा होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है उसके विचार से जो व्यवस्था चलाई जा रही है। मतलब वाद मतलब एक विचार, और यहाँ लिखा है जैसे संघ, तो संघ बना करके यदि कोई शासन या व्यवस्था चलाई जा रही तो संघवाद कहलाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, जिसमें सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया जाता है, किसी एक ही स्थान पर सत्ता केंद्रीकृत कर दी जाती है, मतलब एक ही सरकार होती है जो पूरे देश में शासन व्यवस्था को संभालती है। ये भी हम कह सकते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में। या हम कह सकते हैं संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है। स्थानीय सरकारों की जो शक्तियां होती हैं ये केंद्र की इच्छा पर निर्भर करती हैं। केंद्र सरकार चाहे तो स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां दे सकती है, केंद्र सरकार यदि चाहे तो स्थानीय सरकारों को शक्तियां नहीं दे सकती। ये केंद्र की मंशा पर, केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार की सरकार को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था है ये संघवाद के बिल्कुल विपरीत शासन व्यवस्था है। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है स्टूडेंट्स। ब्रिटेन की यदि आप शासन व्यवस्था को पढ़ते हो, यदि आप इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को पढ़ते हो, तो इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है ये एक अच्छा उदाहरण है पूरे विश्व के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था का, ठीक है। और यदि संघात्मक शासन व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं तो अमेरिका जो देश है या भारत जो देश है ये संघात्मक शासन व्यवस्था का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं, यहाँ एक शब्द और लिखा है, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन आपसे ये परिभाषिक शब्दों में या परिभाषा में कुछ 2 या 3 अंकों में पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, तो इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ फिर इसका आंसर है एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई गई सरकार। क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो राज्य की सरकार बन रही हो, चाहे वो केंद्र की सरकार बन रही हो, यहाँ आपने यहाँ देखा होगा कि अपने यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है। बहुत से दल अपने यहाँ भारत देश में होते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय दल मतलब जिनका प्रभाव कम होता है, केवल अपने क्षेत्र में संकुचित रहते हैं, और राष्ट्रीय दलों का मतलब ये होता है कि उनका जो क्षेत्र होता है वो कुछ व्यापक होता है, ठीक है, कई राज्यों में होता है, या इनकी परिभाषा हालांकि अलग अलग स्तर पर दी जाती है, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो ऐसी कभी कंडीशन यदि बनती है कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा हो, हालांकि पूर्ण बहुमत ऐसा ध्यान रखना, जब किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो राज्य की सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में हो, जब स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा होता है तो वह राजनीतिक दल एक दूसरे दलों के साथ मिलकर के या एक दूसरे राजनीतिक दलों के साथ में साझा करके और उस बहुमत तक पहुंच जाते हैं और अपनी सरकार को बना लेते हैं। इस प्रकार मिलीजुली सरकार को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गठबंधन सरकार। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सारे दलों को साथ में लेकर के और बनाई गई सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है केंद्र व राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, या भारत में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार क्या है, ठीक है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार क्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। 3 प्रकार के विधायी अधिकार दिए गए हैं। और केंद्र व राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स अपने यहाँ भारत की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का बंटवारा हुआ है। जैसा कि हमने शुरुआत के पाठ में पढ़ा था, एक पाठ में सत्ता की साझेदारी, तो ये सत्ता की साझेदारी का ही एक रूप है क्या, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें स्टूडेंट्स स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में 3 प्रकार से सूचियों का या शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहली जो सूची होती है जिसको हम संघ सूची कहते हैं स्टूडेंट्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में संघ सूची में 100 विषयों को रखा गया है। यहाँ स्टूडेंट्स विषयों का मतलब क्या होता है, विषयों का मतलब होता है यहाँ पर डिपार्टमेंट, विभाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, और यही विधायी अधिकार कहलाते हैं केंद्र राज्य सरकारों के बीच में। तो जो संघ सूची स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसी को परिभाषित करें कि वास्तव में जो संघ सूची होती है क्या कहलाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसी सूची मतलब या हम ये कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि
केंद्र सरकार की इस प्रकार की शक्तियां या इस प्रकार के विभाग या इस प्रकार के डिपार्टमेंट जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, ऐसी सूची को हम संघ सूची कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार, नियुक्ति करने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास में होता है, इस प्रकार की सूची को हम संघ सूची कहते हैं। अब यदि कभी आपसे संघ सूची के विषयों के बारे में पूछा जाए तो स्टूडेंट्स वर्तमान में 100 विषय इसमें है। पुस्तक में हमने चूंकि अभी नहीं देखा कि कितने विषय आपको दिए हुए हैं, लेकिन करंट में ये 100 विषय हो गए हैं। मतलब 100 विभाग ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, जैसे रेलवे विभाग है या पोस्ट ऑफिस विभाग है या बैंकिंग सिस्टम है भारत का पूरा, या हम कहें कि विदेशी संधि या विदेश समझौते हैं या मुद्रा है। ठीक है, या हम कहें कि जनगणना है। तो ये सभी जो विभाग होते हैं, इस प्रकार के 100 विभाग संघ सूची के अधीन होते हैं। मतलब इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसे होता है, संघ सरकार को होता है, मतलब केंद्र सरकार को होता है। अपने भारत के संदर्भ में कहें तो दिल्ली की जो सरकार होती है पूरे देश की, ये विभाग उसके अधीन आते हैं। ठीक है, यहां से आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि संघ सूची के कोई 4 विषयों को या 3 विषयों को लिखिए। तो ये प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा आपकी पुस्तक में यही दिए हुए हैं। इसका एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें हमने लगभग 20, 25 विषय लिखे हुए हैं। आप उसको देख सकते हो। हालांकि आपको तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो विषयों को देख सकते हैं क्योंकि उनको पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स दूसरी जो सूची है ये राज्य सूची है। राज्य सूची में 62 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, आप तो एक ट्रिक याद कर लेना, 100, 62, 52, संघ राज्य सम, ऐसे क्रम से कर लेना। ठीक है, संघ राज्य सम 100, 62, 52। तो ये राज्य सूची को आप परिभाषित कैसे करोगे, या यदि आपको प्रश्न आ गया कि राज्य सूची क्या है स्टूडेंट्स, तो आप कैसी इसकी परिभाषा लिखोगे कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों को प्रदत्त ऐसी शक्तियां या ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार राज्य सरकारों को होता है, केंद्र सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इस प्रकार की सूची को राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा जाता है या उन्हें राज्य सूची के विषय कहते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो राज्य सूची के विषय होते हैं इन पर जो देश की केंद्र सरकार होती है, ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सरकारों को स्वायत्तता प्राप्त होती है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने यहाँ के संसाधनों के अनुरूप, अपने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, या उनकी यहाँ की कैसी कंडीशन है, परिस्थितियां कैसी हैं, उसके आधार पर राज्य सरकारें इन विषयों पर स्वतः ही कानून बना सकती हैं। अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 62 विषय हैं या 62 डिपार्टमेंट उसमें हैं, 62। अब राज्य सूची, आपको प्रश्न दिया जाए कि राज्य सूची के कोई 3 या 4 विषयों को लिखिए, तो आपको कहना है पुलिस, ये राज्य सूची का विषय होती है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, मेला, बाजार, कृषि, अनुसंधान, जेल आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसे होता है, राज्य सरकारों को होता है। इसके बाद स्टूडेंट तीसरी जो सूची है ये कहलाती है समवर्ती सूची। जैसा कि यहाँ शब्द से स्पष्ट है, सम मतलब समान, राज्य और संघ समान, मतलब ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को होता है। फिर से सुन लें, ऐसी अनुसूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को होता है, ऐसी सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। स्टूडेंट्स वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषयों को रखा गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं इनको देख लेते हैं। तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार के नियम, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि समवर्ती सूची के 3 या 4 विषयों को लिखिए, या ऑप्शनल प्रश्न आ सकते हैं कौन सा विषय संघ सूची का है, कौन सा राज्य सूची का है या कौन सा समवर्ती सूची का है। स्टूडेंट्स लेकिन क्या होता है कि समवर्ती सूची का मतलब ये है कि राज्य सरकारें भी उस पर कानून बनाएंगी और केंद्र सरकारें भी उस पर कानून बनाएंगी। ठीक है, लेकिन यदि कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य यदि विवाद की स्थिति बन जाती है तो किसका कानून चलता है या किसका कानून स्वीकार किया जाता है, तो इसकी भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, पूरे देश वाली सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है स्टूडेंट्स, वही नियम और कानून राज्य सरकारों को मानना होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक शक्ति और होती है या एक सूची और होती है जिसको हम अवशिष्ट सूची कहते हैं। यहां हमने कहीं लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, अवशिष्ट आप लिख लें पेन कापी उठा करके। अवशिष्ट सूची ये चौथी सूची होती है स्टूडेंट्स। तो अवशिष्ट सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है या उन विभागों को शामिल किया जाता है अवशिष्ट सूची में जो विषय यहां से बच गए हैं, इनमें शामिल नहीं हो पाए हैं और उन पर यदि कानून बनाने की आवश्यकता
पड़ गई है तो उन पर कानून कौन बनाता है उस सूची के विषयों पर? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सरकारों को उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। और ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं भारत के संदर्भ में। आई होप आप इतना समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा हम आपको बता चुके थे कि भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, समझाइए। तो आपको ये चार्ट बना के पूरा समझा देना है स्टूडेंट्स। एक वीडियो हम और लाएंगे इसमें, जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम लगभग 15 से 20 प्रश्न सीधे प्रश्न ही प्रश्न लिखेंगे और उनके आंसर आपको कैसे लिखना है ये भी उसको हम बताएंगे। दोस्तों यदि यहां तक आपने हमारा वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक आपने कर दिया होगा स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ ये संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर लिखा हुआ है। यदि आपको प्रश्न आता है कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसको हम आपको बाद में बता रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आना ही आना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरे पाठ का। ये आप समझ लें, इसको पेन कॉपी उठा करके आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रश्न कैसा है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। हालांकि आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है कि पूरे संसार में लगभग 193 देश हैं, लेकिन आपको हम बताएं 215 या 216 के लगभग पूरे संसार में देश हैं। तो यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि संसार के कितने देशों ने संघवाद को अपनाया है या संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो आपको कहना है संसार के 25 देशों, 193 देशों में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और भारत और अमेरिका स्टूडेंट्स ये संघीय शासन व्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण है। और इन संघीय शासन व्यवस्था जिन देशों में अपनाई गई है, तो पूरे विश्व की 40% जनसंख्या उन देशों में निवास करती है। अब हम देख लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, या प्रश्न आ जाए भारतीय संघवाद की विशेषताएं, तो उसमें भी आप यही लिख सकते हो। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में भी आप यही लिख सकते हो। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में भी आप यही लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि बहुत सारी विशेषताएं होती हैं संघीय शासन व्यवस्था की, लेकिन आपकी पुस्तक के अकॉर्डिंग 7 ही पुस्तक में दी है, हमने आपको 9 बताई है। यदि आप भूल जाओ तो, लेकिन आपको 5 से 6 संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी विशेषताएं बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए। इट मीन्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसा कि भारत के शासन संविधान में हमने आपको बताया कि यहाँ पर दोहरी सरकारें होती हैं। और जैसा कि हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि यहाँ सामुदायिक सरकार होती थी, कि वो बेल्जियम के किसी भी हिस्से में निवास कर रहे हो, लेकिन सामुदायिक सरकार बनाने के लिए वो वोट करती थी, भाषा के आधार पर उसको चुनाव होता था। तो भारतीय संविधान में उसी प्रकार से जो सरकारें होती हैं ये 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है, और राज्यों की शासन व्यवस्था चलाने के लिए राज्य सरकारें होती हैं, जो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करती हैं। जो केंद्र की सरकार होती है ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करती है। केंद्र सरकार का मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है अपने यहाँ भारत में, और राज्यों के मुखिया वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लिखा है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, तो तीसरा स्तर हमने फिर बताया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर भी यहाँ पर सरकारें होती हैं, जो आपकी आसपास की कुछ समस्याओं को निपटाती हैं। कुछ इनको विषय दिए गए हैं, बताएंगे आगे, किसे 29 विषय दिए गए, किसे 18 विषय दिए गए हैं। ये हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, बताएंगे कभी आगे। तो एक विशेषता हो गई, इसमें संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। मतलब केंद्र सरकार भी हम पर शासन करेगी और राज्य सरकार भी हम पर शासन करेगी। ठीक है, मतलब एक ही नागरिक समूह पर ये शासन करेंगे, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने, टैक्स वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और वो कौन सा अधिकार क्षेत्र होता है हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि जैसे टैक्सेशन कहें तो अब केंद्र सरकार इन सब का टैक्स लेगी, राज्य सरकार इन सब का टैक्स लेगी, समवर्ती सूची में इन सब का टैक्स लेगी, मतलब राजस्व लेगी। ठीक है, हालांकि कुछ करों का बंटवारा भारत और राज्यों के मध्य होता है, कुछ करों का बंटवारा नहीं होता है, वो हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारा विषय नहीं है। तो दूसरी विशेषता क्या होगा स्टूडेंट्स की अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने का, कर वसूल करने का और शासन प्रशासन व्यवस्था संभालने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है, और वो
क्या होता है वही कि पुलिस पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार है। बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। तो ये अलग अलग उनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तीसरी विशेषता को हम देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की। तो क्या है, वित्तीय व्यवस्था के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। वित्तीय व्यवस्था मतलब राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें या स्थानीय सरकारें, ये राजस्व मतलब धन कहां से इकट्ठा करेंगी, तो इनके लिए भारतीय संविधान में अलग अलग स्रोत निर्धारित पहले से कर दिए गए हैं कि कहां से टैक्स लगा करके कौन सी सरकारें और कितना धन इकट्ठा कर सकती हैं अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए। तो संविधान में ये पहले से तय कर दिया है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि वित्तीय व्यवस्था के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के अलग अलग स्रोत निर्धारित है, पहले से बता दिए गए हैं कि तुम्हें धन कहां से इकट्ठा करना है। तो ये भी संघीय शासन व्यवस्था का एक विशेषता है। स्टूडेंट्स अगली देखते हैं, चौथी विशेषता जो है, संविधान व सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पर, संविधान की व्याख्या कौन करता है अपने यहाँ भारत में, तो संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, तो संविधान व सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या मतलब ये जो शक्तियां हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, यदि इन पर कोई विवाद होता है या स्पष्ट बात निकल के नहीं आती, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उस बात की व्याख्या करने का अधिकार कैसे होता है भारत में, तो ये न्यायालय को होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और एक विशेषता न्यायालय संघात्मक शासन व्यवस्था की आप और लिख सकते हो स्टूडेंट्स, वो क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी कर दी गई है, या स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में। तो ये आप कह सकते हो, या इन शक्तियों पर लेकर के कोई यदि विवाद होता है तो इन शक्तियों की व्याख्या करने का अधिकार किसे होता है, न्यायालयों को होता है। एक विशेषता ये हो गई। स्टूडेंट्स, ये हमने 9 विशेषताएं लगभग यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप 9 को ही पढ़ लें, लिख लें। और जब संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं आपसे पूछी जाए तो आप कम से कम 5 या 6 विशेषताएं लिख करके आए, क्योंकि ये प्रश्न आपको आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। अगला देखते हैं हम, अगली विशेषता है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, दोनों की सहमति आवश्यक होती है। मतलब संविधान में हमारे लिए, हम नागरिकों के लिए जो भी मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं, जो भी मौलिक प्रावधान हमारे हित में, नागरिकों के हित में कर दिए गए हैं, इन मौलिक प्रावधानों को राज्य सरकारें अकेली या केंद्र सरकार अकेली बदल नहीं सकती है। यदि इनको हमें बदलना है तो इनके बदलने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों की सहमति आवश्यक होगी, क्योंकि भारतीय संविधान में स्टूडेंट्स कुछ परिवर्तन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, संविधान में जो संशोधन होते हैं, इनमें कुछ कठिन विषय ऐसे होते हैं, मतलब संविधान की संशोधन 3 प्रकार से होता है, वो तो हम आपको नहीं बता रहे। तो इसमें जो तीसरी सबसे कठिन कंडीशन होती है, वो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बड़े आसानी से बदल जाते हैं, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति आवश्यक होती है। तो वो जो मामले होते हैं वही मौलिक प्रावधान कहलाते हैं, जिन पर संशोधन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इनमें राज्य और केंद्र दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो वही यहाँ हमने आपको बताया है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, दोनों सरकारों मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति आवश्यक होती है। एक विशेषता ये है। अगली स्टूडेंट्स यहाँ पर 6वीं विशेषता है, अलग अलग सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित रहते हैं। तो अलग अलग सरकारों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र, वो अधिकार क्षेत्र अलग अलग सरकारों के क्या है, वो यही है, संघ सूची के ये क्षेत्र, ये विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, अवशिष्ट शक्तियां हमने आपको बताई थी, ये लाइन वही कह रहे हैं। कुल मिला के स्टूडेंट्स इसका जो पूरा का पूरा सारांश इस पाठ का संघवाद का, वो कहीं ना कहीं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती के जो विषय हैं, इन्हीं गिर्द गिर्द घूमता है, आप ये समझ लें। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम, अलग अलग सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित रहते हैं कि किस सरकार, कौन सा विषय, कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट किस सरकार के अधीन आएगा, ये संविधान में पहले से फिक्स है, लिखा हुआ है। अतः संविधान सभी स्तरों के अस्तित्व व अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब यदि कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषयों पर हस्तक्षेप करने लगती है, तो फिर राज्य सरकारें कहां चली जाती है स्टूडेंट्स, वो न्यायालय में चली जाती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं, और इसके बाद में जो कोर्ट होता है, या कोर्ट काय की व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की। तो संविधान सभी स्तरों के अस्तित्व व अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब जो भारत का संविधान है, ये किसी दूसरे के विषय को किसी दूसरे
सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने देता। सीधी सी बात ये है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन सभी का अस्तित्व बचा के रखता है, राज्य सरकारों की को सुरक्षा देता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकारों के उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो संविधान के तहत राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आप समझ गए होंगे, ज्यादा ही बता दिया हमने कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवीं विशेषता है, इस व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी एक प्रश्न यहां से आपको बन सकता है, वो अलग से प्रश्न आप चाहें तो लिख लेना। हम बता तो रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, लेकिन यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए स्टूडेंट्स कि संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। मतलब दो उद्देश्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रथम उद्देश्य को हम देखते हैं। ये प्रथम उद्देश्य होता है देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना। मतलब इससे फायदा क्या है हमें संघीय शासन व्यवस्था से? यही फायदा है कि देश में एकता बनी रहती है, देश में अखंडता बनी रहती है, उसकी सुरक्षा रहती है। क्योंकि हम राज्यों को भी सरकार में शामिल कर रहे हैं, हम स्थानीय सरकारों को भी शामिल कर रहे हैं, हम संघीय शासन व्यवस्था में भाषावाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सबको शामिल कर रहे हैं सरकार में। ठीक है, इसलिए तो ये उद्देश्य ये हो गया कि देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना, संघीय शासन व्यवस्था का एक उद्देश्य। और दूसरा स्टूडेंट्स उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता को पूरा करना, या क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना, या क्षेत्रीय विविधता का पूरा ध्यान रखना, ये भी उद्देश्य है। अब आप कहो कि क्षेत्रीय विविधता क्या कहलाती है, तो आपको पता है भारत जो है इसमें कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खुद अनुसूचित भाषाएं जिनको कहते हैं 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, कई धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, कई संस्कृति को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, कई भाषा भाषी लोग रहते हैं, कई अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। तो ये कहलाती है क्षेत्रीय विविधता। लेकिन भारत के संविधान में या संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हमें क्षेत्रीय शासन व्यवस्था या जो क्षेत्रीय विविधता है, या जो क्षेत्रीय विविधता जिसको हम कह सकते हैं, हमें क्षेत्रीय विविधता का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी वर्ग, किसी जाति, किसी भाषा भाषी, कोई संस्कृति मानने वाले लोगों से भेदभाव नहीं करना है, ये उद्देश्य होता है संघीय शासन व्यवस्था का। तो ये दो उद्देश्य थे, हमने दोनों आपको बता दिए। अगली 8वीं विशेषता, तो ये उद्देश्य भी आप विशेषता में लिख सकते हैं। 8वीं इसकी विशेषता है, दोनों सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। मतलब जनता के हितों की रक्षा करना, जनता के हित के संदर्भ में कानून बनाना, ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों की जवाबदारी होती है। जनता इनसे प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, अब जवाबदेही का मतलब यही होता है कि जनता यदि सरकारों से प्रश्न पूछती है तो सरकार को जवाब देना होगा। ठीक है, ये कहलाती है जवाबदेही। तो यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था में जनता के प्रति जवाबदेही किसकी होती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होती है। ठीक है, दोनों को जनता के हित में निर्णय लेना होते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य जिनसे जनता का भला हो, ये दोनों सरकारों को करना होते हैं। ये जवाबदारी कहलाती है, सरकार की जवाबदारी है संघीय शासन व्यवस्था में, ये हम कह सकते हैं। 9वां यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था, अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि आदर्श संघीय व्यवस्था क्या कहलाती है, तो स्टूडेंट्स ये आदर्श संघीय व्यवस्था मतलब एक आदर्शात्मक सरकार, मतलब कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, सब बहुत प्रसन्न हो, बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चल रही हो, इस टाइप की। तो यहां से आपको प्रश्न आ सकता है कि आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष हैं, आपसी भरोसा, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार एक दूसरे पर भरोसा करती हैं। दूसरा, साथ रहने पर सहमति, यहाँ पर राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के साथ साथ सहमति से शासन व्यवस्था को संभालती हैं। ठीक है, और सहमति का मतलब यह है कि सरकारों में सभी क्षेत्रीय दलों का, सभी जातियों के लोगों का, सभी भाषा भाषी लोगों का, ठीक है, मतलब पूरे भारत में। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये 9 विशेषताएं हमने संघीय शासन व्यवस्था की बताई। आप इन 9 में से कोई भी 6 या 5 याद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण समझाइए। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के क्या कारण है? मतलब भारत में हम यदि कहें स्टूडेंट्स, तो संघीय शासन व्यवस्था जो भारत के संविधान में अपनाई गई है, ये एक सफल व्यवस्था है।
तो इसके क्या कारण हैं, हमें कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं जो ये उजागर करते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था एक अच्छा उदाहरण है शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो इसमें संघीय शासन व्यवस्था की सफलता के कारणों में प्रथम कारण आ जाता है भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब प्राचीन टाइम में राजा महाराजाओं का शासन चलता था, फिर जल्दी से हम आ जाए तो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर आ गए। और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था जब आजादी के टाइम पे भारत में चल रही थी तो उस समय लगभग 550 के लगभग देसी रियासतें, राजा रजवाड़े भारत में हुआ करते थे, जिनकी अलग अलग शासन व्यवस्था थी। जब भारत में राज्यों का निर्माण किया गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत में की गई, फजल अली की अध्यक्षता में, बताएंगे आपको कभी। तो स्टूडेंट्स, जो भारत में मुख्यतः जो राज्यों का निर्माण हुआ है, अधिकांश राज्यों का निर्माण हुआ है भाषा के आधार पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितने भी भाषाभाषी राज्य थे सभी को भारत के संघीय स्वरूप में शामिल किया गया। सभी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता दी गई, उनको संविधान में अपनाया गया। सरकारी नौकरियों में उन भाषा भाषियों को प्राथमिकता दी गई। जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो केंद्र लेवल के, सेंट्रल लेवल के सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो सभी की सभी इन भाषाओं में होती हैं जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य था वो आंध्र प्रदेश था स्टूडेंट्स। यहाँ आंध्र प्रदेश में ठीक है, यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके तो एक विशेषता क्या हम कह सकते हैं, या हम कहें कि संघीय व्यवस्था की सफलता का एक कारण क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, जहां पर सभी भाषा भाषियों को मान्यता दी गई संविधान में। और जो भाषा बोलने वाले लोग जिस स्थान पर रह रहे थे उन्हीं भाषा भाषी वहां अधिकतर रहे, इस आधार पर राज्यों का निर्माण भारत में किया गया। तो ये संघीय सफलता को उजागर करती है ये नीति। दूसरा है, कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर किया गया भारत में। जैसे नागालैंड का है, या उत्तराखंड का है, या झारखंड, इन हम राज्यों को कहें स्टूडेंट्स, तो इनका जो गठन किया गया ये संस्कृति, भूगोल और वहां रहने वाली जो जातीयता है इसके आधार पर भी किया गया कि उस जाति के लोग, उस संस्कृति को मानने वाले लोग, उस वेशभूषा को मानने वाले जो लोग हैं, यदि वहां रह रहे हैं तो उनके आधार पर भी राज्य भारत में बना दिए गए। ताकि, और ये सब क्यों किया गया भाषा के आधार पे, संस्कृति, भूगोल, जातीयता के आधार पे राज्यों का निर्माण, ताकि वहां रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में सत्ता की साझेदारी हो सके, इन सभी को अपने अधिकार मिल सके, ये अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इसके लिए मतलब देश के प्रति कभी भी इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न ना हो, इस कारण से कुछ राज्यों का निर्माण भारत में संस्कृति, भूगोल व जातीयता के आधार पर कर दिया गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स आ जाता है भारत की भाषा नीति। जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे, भारत में भाषा नीति को भी अपनाया गया है। वही हमने जैसा कि आपको बताया कि सरकारी नौकरियों में भाषा को प्राथमिकता देना, आप जिस भाषा भाषी हो आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अपनी प्रतियोगी परीक्षा उस भाषा में दे सकते हो। संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम कह सकते हैं भाषा को और कहाँ महत्व दिया गया, राज्यों की राजभाषा। जो राज्य हैं वे पर्टिकुलर व्यक्तिगत जो राज्य हैं वहां जितने ज्यादा भाषा भाषी लोग रह रहे हैं वो अपनी राजभाषा वहां पर बना सकते हैं। राज्यों की अलग अलग राजभाषा भारत में बनाई गई है। राजभाषा का मतलब होता है कि वह भाषा जिनमें किसी राज्य के या किसी देश के कामकाज होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और हम कह सकते हैं कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान में मान्यता नहीं दी गई। राष्ट्रभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स, कि किसी देश में सबसे ज्यादा, किसी देश में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी जरूर भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में इसका जिक्र नहीं किया गया है। सभी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ऐसा हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर यहाँ 4 नंबर पे है, केंद्र व राज्यों के संबंधों में आए व्यापक बदलाव और गठबंधन सरकार। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, संविधान बनने के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में केंद्र और राज्यों के संबंध में बहुत ज्यादा व्यापक बदलाव किए गए। जो भी राज्य असंतुष्ट होते हैं या पहले से असंतुष्ट थे, केंद्र सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा उन राज्यों
को संतुष्ट कर दिया गया, उनकी शर्तों, उनकी बातों को मान लिया गया और आवश्यक संशोधन संविधान में कर लिए गए ताकि संघीय स्वरूप बना रहे, सभी की आस्था केंद्र के प्रति बनी रहे, देश के प्रति सभी की आस्था बनी रहे। फिर यहाँ पर गठबंधन सरकारों को भी महत्व दिया गया, ये भी संघीय व्यवस्था को बढ़ाने में मदद करती हैं। गठबंधन सरकारें स्टूडेंट जो क्षेत्रीय दल होते हैं, इन क्षेत्रीय दलों के कम नेता चयनित होते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो केंद्र में सरकार बन रही होती है या राज्यों में जो सरकार बन रही होती है, वहां पर छोटे छोटे दलों के जो नेता विधायक या सांसद लोग होते हैं, इनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार में बराबर जगह दी जाती है, जो संघीय शासन व्यवस्था की सफलता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ताकि वहां आसपास का जो वातावरण है वो देश के प्रति विद्रोह की भावना यहाँ पर ऐसी व्यवस्था में या हम कहें कि कहना चाहिए जो देश के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होती है वो यहाँ पर नहीं हो पाती, क्योंकि स्थानीय जो लोग होते हैं, स्थानीय जातियों के लोग या क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, इनके लिए भी सरकारों में पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। और गृह युद्ध वगैरह की स्थिति जैसे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में, तो ये यहाँ पर नहीं हो पाता है। एक प्रकार की बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी वाली व्यवस्था को हमने देखा था, ये उसी के अनुरूप संघीय शासन व्यवस्था देश में संचालित होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपका बनता है 6वां क्वेश्चन, इसको हम छोड़ के चले थे, 5 मिनट और आप हमारे साथ रहें। तो एक प्रश्न आता है यहाँ पर, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? तो इन अंतरों को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो पेन कापी उठा करके इनके नोट्स बना सकते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, यही विशेषताएं आपको लिखना है संघीय शासन व्यवस्था में, जो हमने आपको पहले बताई है। तो यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में शासन के 2 स्तर होते हैं या 2 से अधिक स्तर होते हैं, वही राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर का शासन होता है, एक ही स्तर की सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार राज्यों को आदेश नहीं दे सकती। यहां हमने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का बंटवारा होता है सूचियों के माध्यम से। तो यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों को आदेश नहीं दे सकती, राज्यों को आदेश केवल उन्हीं विषयों पर देगी केंद्र सरकार आदेश जो विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार राज्यों को आदेश नहीं दे सकती। राज्य स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था को संभालते हैं अपने राज्य में, अपने सीमित क्षेत्र में। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, निचले स्तर की जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें या स्थानीय या सामुदायिक सरकारें, इनको एकात्मक शासन व्यवस्था में निचले स्तर की सरकारों को केंद्र सरकार आदेश दे सकती है। एक अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर देखते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, ये बड़े देशों के लिए एक उपयुक्त शासन प्रणाली है। मतलब जितने भी संसार में बड़े देश हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं या जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़े देश हैं भारत संसार में, उनमें जो ये संघीय शासन व्यवस्था है, ये उपयुक्त या अच्छी शासन प्रणाली है, आदर्श शासन प्रणाली है। लेकिन जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये केवल छोटे देशों में ही उपयोगी है। बड़े देशों की शासन व्यवस्था का संचालन एकात्मक सरकार से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सभी जाति, भाषा, भाषी, धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर नहीं होता। एक अंतर ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में सभी धर्म, जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति को मानने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होता है संघीय शासन व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, केवल कुछ ही लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था होती है एकात्मक शासन व्यवस्था में। फिर यहाँ वही हमने बताया कि यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था में सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने की, सरकार में शामिल होने की। ठीक है, यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था में ये आवश्यक नहीं होता। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार किसे अधिकार देना चाहती है और किसे नहीं। चाहे तो अधिकार दे सकती है सभी वर्गों को, चाहे तो अधिकार नहीं दे सकती। एक अंतर ये हो गया। फिर यहाँ पांचवी विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था की। इसमें क्या है कि कुछ शक्तियां राज्यों के पास में यहाँ दे दी जाती है। वही जैसा हमने आपको बताया था, यही तो है व्यवस्था कि संघीय शासन व्यवस्था में कुछ शक्तियां राज्यों को और स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं। लेकिन यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, शक्तियां राज्यों और उनसे छोटे स्तर स्थानीय सरकारों को नहीं दी जाती एकात्मक शासन व्यवस्था में। एक आप एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण हमें कहां देखने को मिलता है, अमेरिका देश में। और एकात्मक शासन व्यवस्था का यदि हम उदाहरण कहें तो बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कहां, ब्रिटेन में। चूंकि ये ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, ये छोटा देश है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो फर्स्ट था
संघीय शासन व्यवस्था को लेकर के इसके हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कर दें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको लाते रहते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें ये सभी प्रश्नों पर चर्चा एक बार फिर करेंगे। जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको आते हैं, सही जोड़ियां, सत्य, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, रिक्त स्थान वगैरह, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपको करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।